नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार माई एग्जाम टाइम में। पिछले काफ़ी दिनों से कोई क्लास नहीं आ पा रही है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी में है और दोस्तों मैं आशा करता हूं 2023 सभी के लिए बहुत ही बेहतर होगा। जो जो भी विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस जिस क्षेत्र में नौकरी को पाना चाहते हैं, सभी उस क्षेत्र में नौकरी को पाएंगे। और शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन का एक जनरल टेस्ट है जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चाहे वो सुपर टेट से संबंधित परीक्षा हो या चाहे वो एसएससी जीडी से संबंधित परीक्षा हो या अन्य किसी एग्जाम से। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आपका और पहले क्वेश्चन के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? आपको बताना है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था के बारे में आपको बताना है दोस्तों, फटाफट बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए कनाडा से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है जिसको यूके भी कहा जाता है, और यूएसए या अमेरिका से ली गई है, या निम्नलिखित में से आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई है बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा से। कनाडा की अगर आपसे राजधानी की बात की जाए तो राजधानी आपको बतानी है कनाडा की ओटावा। क्या राजधानी है? ओटावा। और ये जो कनाडा है ये एक उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के कॉन्टिनेंट का एक देश है जो क्षेत्रफल में उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा है, प्रथम स्थान पर है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? संघ संविधान की बात चल रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के मुख्य अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, वह प्रारूप समिति जिसको ड्राफ्ट कमेटी कहा गया था, जो सबसे बड़ी संविधान की समिति थी और जिसकी शुरुआत 29 अगस्त 1947 में की गई थी, अर्थात आजादी के 14 दिन बाद 15 अगस्त से। आचार्य जेवी कृपलानी ये भी नहीं थे। आचार्य जवाहरलाल नेहरू आपको बताना है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो संघ संविधान समिति की बात चल रही है, इसलिए इसके सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो दोस्तों ये मात्रा दिखाई नहीं दे रही है। लागू किया गया था उस समय कैसी थी? संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष उस समय नहीं जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और पूरा ऑप्शन देखिएगा, चारों ऑप्शन है आपके सामने। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी बाद में जोड़ा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर लोकतंत्र आत्मक गणतंत्र राज्य इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि इसमें ऐसे कई सारे ऑप्शन है जो बाद में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं। लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सॉरी दोस्तों इसका पहला नहीं होगा, इसका सी उत्तर सही होगा बिल्कुल। ठीक है, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो था वो 1950 में था। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया, तीन शब्द जोड़े गए इसमें, समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। अखंडता, ये तीन शब्द इसके अंदर जोड़े गए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया, केवल हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अर्थात इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। पहले ही आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, उसको किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता। 3 प्रकार के राज्य होते हैं, 28, 8 और 0, अर्थात अर्जित प्रदेश 0, 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहां से किया गया है? हम भारत के लोग कहां से लिया गया है? जैसा कि हम जानते हैं इसका अर्थ होता है हम भारत के लोग, अर्थात संपूर्ण सत्ता किसमें है? भारतीय लोगों में है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है,
जनता जनता का तंत्र है, लोकतंत्र है भारत में। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, अर्थात जनता का शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना जाने वाला शासन। अर्थात ये लिया गया है कहां से? हम भारत के लोग। बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता या संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना में शुरू में ही लिया गया है। और संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करें तो ये हमारी यूएसए से ली गई है। कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। और अगर इसकी आपसे भाषा की बात की जाती है तो भाषा कहां से ली गई है? आपको भाषा बतानी है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो दोस्तों, ये हमारा लिया गया है भारत की प्रस्तावना से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक समूह, राज्यों का एक संकुल, राज्यों का एक परिसंघ, तो राज्यों का एक संघ है। तुरंत उत्तर देंगे, राज्यों का एक संघ है। ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट की अवधारणा ये भी कनाडा से ली गई है, राज्यों के एक संघ, जो अभी पीछे पहले आर्टिकल में पढ़ाया था, पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है? आपको बताना है 27, 28, 29 और 30। तुरंत कमेंट में बताएंगे कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। सही उत्तर है इसका कितने हैं? 29 हो गए हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर को समाप्त करने के बाद में उसको 2 यूटी बना दिया है, एक जम्मू कश्मीर और सेकंड लद्दाख। उसके बाद संख्या घटकर रह गई है 28। आज वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो पूर्ण राज्यों की संख्या है 28। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किस प्रकार की? जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी आधार पर। बिल्कुल सही बात है, जन्म के आधार पर भी करता है, निवास के आधार पर भी करता है, और दूसरा देशीयकरण के आधार पर भी करता है, और पंजीकरण के आधार पर भी करता है, और वंश के आधार पर भी करता है। इस प्रकार से टोटल नागरिकता 5 प्रकार से करता है। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसके आधार पर कितने प्रकार से नागरिकता को प्राप्त प्रदान करता है? 5 प्रकार से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता किस में है? भारत में एकल नागरिकता है, हम सभी जानते हैं। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। यूएसए में दोस्तों टोटल कुल वर्तमान में 51 स्टेट है, और 51 स्टेट का अपना फ्लैग है, अपना ही झंडा है, अपना ही संविधान है, और अपनी ही नागरिकता है। तो इनका झंडा भी अपना अलग है, संविधान भी अपना अलग है, और नागरिकता भी अपनी अलग है। लेकिन ये सभी के सभी संयुक्त रूप से रहते हैं, क्योंकि सारे के सारे पढ़े लिखे राज्य हैं, और इसीलिए इसके नाम के आगे लग जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अर्थात संयुक्त यूनिटी में ही पावर होती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता का अधिकार प्रावधान है? समता के अधिकार का प्रावधान बताना है। समानता के अधिकार का अर्थात विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है और प्रत्येक व्यक्ति कानून के लिए समान है। अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संबंधित है, दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जिसमें हमें बिल्कुल सारी की सारी चीजें जीवन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? आपको बताना है तुरंत। विधियों के समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री की सुरक्षा स्वतंत्रता। तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता से मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने से मतलब होता है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। और ये 19 के कौन से में आर्टिकल में है? ए में है। और 19 का ए का मतलब होता है भाषण की स्वतंत्रता, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, तुरंत फास्ट क्लास रहेगी। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? नियोजन से संबंधित है, अर्थात मैनेजमेंट से। अर्थात कोई भी बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का किसी भी कारखानों आदि में कार्य नहीं करेगा। 14 वर्ष से अगर उसकी आयु कम है, 14 वर्ष से आयु अगर उसकी कम है तो वह काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। और ऐसा आर्टिकल 24 कहता है हमारा। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम अधिनियम, यहां पर आप लोगों को ध्यान से देखना है। बाल श्रम अधिनियम बोलो कब लागू हुआ था? कौन बताएगा फटाफट? बाल श्रम अधिनियम लागू हुआ था 1900
86। दोस्तों अभी थोड़ा टेक्निकल दिक्कत है जिसकी वजह से सही चीजें नहीं हो पा रही हैं, 1-2 दिन में सारी चीजें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंडल आयोग द्वारा पहली रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? मंडल आयोग के द्वारा पहली रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 1980 में। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। मंडल आयोग अर्थात इसको पूरा नाम था बीपी मंडल। बोलो क्या नाम था पूरा? बीपी मंडल अर्थात बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। चलिए, ये ओबीसी से संबंधित था। काका केलकर आयोग जो 1953 में बना था, उसी के बाद में इसके संबंध में चीजें बताई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? बताइए। अगर हमारे मौलिक अधिकार जो वर्तमान में 6 हैं और पहले कितने थे? 7 हैं, जिनमें एक जो माइनस किया गया है, संपत्ति का अधिकार अर्थात राइट टू प्रॉपर्टी, वो खत्म कर दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारत के सभी न्यायालय इसकी रक्षा करेंगे। राष्ट्रपति करेगा, संसद करेगा या सर्वोच्च न्यायालय करेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्या? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं तो कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। कमजोर वर्गों के कल्याण में प्रबंध करना, ये भी सही है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ये भी सही है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या इसमें दिया है, प्रश्न दिया है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो जो अधिक से अधिक लागू होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उद्देश्य होगा कि अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, अगर अधिकतम लोगों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तो वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आर्टिकल 38 में है। और आर्टिकल 38 जो आता है वो भाग 4 के अंतर्गत आता है। और हमारा भाग 4 जो कहता है वो डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो बताओ जरा कहां से लिए गए हैं दोस्तों? ये हमारे लिए गए हैं, कौन बताएगा? आयरलैंड से। बोलो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तुरंत जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों की बात चल रही है। अर्थात हमारे पास एक अधिकार होते हैं और दूसरे हमारे कर्तव्य होते हैं। अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है, लेकिन कर्तव्य किसी को पता नहीं होता। तो कर्तव्य भी हमारे देश के साथ में कुछ होने चाहिए। जैसे हमारे परिवार के, अपने प्रियजनों के, मित्रों के साथ में कर्तव्य बनते हैं, ऐसे ही प्रत्येक नागरिक के देश के साथ में कर्तव्य बनते हैं कि वे देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखे, नारी का सम्मान करे, नदियों का, पर्यावरण का सम्मान करे, किसी भी प्रकार का कोई भी अशांति ना फैलाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। इस प्रकार से टोटल पहले पहले 0 थे, उसके बाद 1976 में इनकी संख्या 10 की गई। और आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। उत्तर होगा 51 का है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट जरा बताएं आप कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए 1 सेकंड बस रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम सभी। आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। समान नागरिक संहिता किस देश में किस राज्य में लागू है? सॉरी, किस राज्य में लागू है समान नागरिक संहिता? तो इधर ध्यान दीजिएगा फटाफट जरा आप लोग। कहां पर? यहां पर ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 44 हमारे भाग 4 का कहता है कि भाग 4 आर्टिकल 44 हमारा कहता है कि समान सिविल संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी भी जाति के आधार पर कोई अलग से कानून नहीं चलेगा। भारतीय दंड संहिता तो एक ही है, लेकिन जातिगत आधार से अलग कानून होते हैं सभी के। जैसे मुस्लिमों का 1937 के अंतर्गत उनका मुस्लिम लॉ बोर्ड होता है, और हिंदुओं का 1955 के अंतर्गत उनका हिंदू विवाह मैरिज एक्ट होता है, जिसके अंदर उनके पर्सनल कानून है, और ये हमारा गोवा राज्य में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। इसको उत्तराखंड और गुजरात सरकार लागू करने के लिए कार्य कर रही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? 32 में, 40 में, 48 में, 78 में? तुरंत जवाब दीजिए। जो पढ़ते हैं वो फटाफट जवाब दे देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत, अर्थात ग्राम के स्तर पर एक पंचायत होगी जिसमें बेहतर व्यवस्था को ग्राम स्तर पर किया जाएगा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
निर्वाचित सदस्यों की बात चल रही है तो अधिकतम संख्या लोकसभा में वर्तमान में 550 हो सकती है अधिकतम, क्योंकि दो पहले बामन थी, दो को खत्म कर दिया गया है लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, जरा तुरंत बताइए बताइए कौन करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति? तो आपको बताना है दोस्तों कौन करता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, बताओ जरा, राष्ट्रपति करता है कि कौन करता है? जल्दी से तुरंत बताइए। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, जिसको CAGV कहा जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो दोस्तों आशा करता हूं ये 20 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा और सभी कमेंट में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन किसके सही हुए हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।